Hello friends, myself Dr. Shivalkar. वेलकम टू द सीरीज वीडियो ऑन प्रोस्टेट। मैं प्रोस्टेट का नया सीरीज शुरू कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोस्टेट के प्रॉब्लम से परेशान हैं। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट, उसके कारण से आपको जो है पेशाब करने में दिक्कत आती है। तो आप सोचते होंगे इसका क्या ट्रीटमेंट है, सर्जरी कराऊं या दवा लूं, मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगा। तो आज मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। धीरे धीरे मैं ट्रीटमेंट पे भी आऊंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा प्रोस्टेट के बारे में जान लेते हैं कि ये प्रोस्टेट है क्या चीज़। ये प्रोस्टेट का रोल क्या है हमारे बॉडी में, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है, ये प्रोस्टेट कहाँ पे होता है, ये प्रोस्टेट का साइज क्या है, वेट क्या है। आप अक्सर अल्ट्रासाउंड में आपको जब डॉक्टर बोलते हैं कि इसका साइज इतना है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये साइज बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है, घट रहा है कि नहीं दवा खा रहे हैं। तो ये सब के बारे में, प्रोस्टेट के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट तो ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको प्रोस्टेट के बारे में भी जानना जरूरी है। तो मैं धीरे धीरे ट्रीटमेंट पे भी आऊँगा, और ट्रीटमेंट भी इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और हर पैथी में आपको उसका ट्रीटमेंट बताऊंगा। सर्जरी के बारे में भी बताऊंगा कि आपको सर्जरी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, कब करानी चाहिए, कब नहीं करानी चाहिए। तो चलिए आज मैं प्रोस्टेट के बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूं और टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्रोस्टेट, उसका डेफिनेशन, प्रोस्टेट क्या चीज़ है, प्रोस्टेट का डेफिनेशन क्या है, ये हमारे बॉडी में क्या करता है। इट इज ए accessory gland of male reproductive system. It is composed of glandular tissue embedded in fibromuscular stroma. Secretion of his gland adds bulk to the seminal fluid. ठीक है। और इट्स पोजीशन, इसका पोजीशन कहाँ होता है, तो लाइज इन द पेल्विस बिलो द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लडर एंड सराउंड्स द फर्स्ट 3 सेंटीमीटर ऑफ द यूरेथ्रा। इसको मैं इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो प्रोस्टेट है ये मेल में पाया जाता है, क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एसेसरी ग्लैंड है, नॉट ए नेसेसरी ग्लैंड। इट इज एसेसरी ग्लैंड। ठीक है। क्यों एसेसरी ग्लैंड है, नेसेसरी क्यों नहीं है? क्योंकि ये फ्लूइड को देता है। क्योंकि मेन स्पर्म जो है हमारा, शुक्राणु जो है हमारा, टेस्टिस से निकलता है। टेस्टिस इज ए नेसेसरी फॉर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो टेस्टिस से हमारा जीवाणु, शुक्राणु निकलता है, स्पर्म जिसको बोलते हैं। स्पर्म को न्यूट्रिशन देने के लिए हमें फ्लूइड चाहिए। जिस तरह से हम खाना खाते हैं उसके बाद हम पानी भी तो पीते हैं। पानी क्या करता है, उसको फ्लूइड देता है, न्यूट्रिशन देगा। पानी के साथ हमारा जूस जो हम पीते हैं, तो उसको ज़िंदा रखने के लिए, शुक्राणु को ज़िंदा रखने के लिए, स्पर्म को ज़िंदा रखने के लिए, हम उसके न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने के लिए, उसके फ्लूइडिटी, उसके लिक्विडिटी के लिए हम फ्लूइड को जो है थोड़ा देते हैं। ये फ्लूइड हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है, और दूसरा सेमिनल वेसिकल से भी निकलता है। सेमिनल वेसिकल्स के बारे में आज मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आज मैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल से भी फ्लूइड निकलता है और प्रोस्टेट ग्लैंड से भी फ्लूइड निकलता है, और ये फ्लूइड आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म को, शुक्राणु को। क्योंकि अगर ये फ्लूइड नहीं रहेगा, सेमिनल वेसिकल से अगर फ्लूइड नहीं निकलेगा, आपको प्रोस्टेट से अगर फ्लूइड नहीं निकलेगा, तो जीवाणु, ये शुक्राणु जो स्पर्म की मोटिलिटी नहीं होगी, और वो स्पर्म आपका जल्दी डेड कर जाएगा। तो इसीलिए फिर वो पर्सन इनफर्टिलिटी हो जाएगा। तो वो फर्टिलिटी, उसमें जो इनफर्टिलिटी का
मोस्ट ऑफ द कॉज ये भी होता है, अगर प्रोस्टेट से अगर फ्लूइड नहीं निकलेगा, सेमिनल वेसिकल से हमारा फ्लूइड नहीं निकलेगा, तो स्पर्म का लाइफ जो है कम हो जाएगा, उसकी फ्लूइडिटी नहीं रहेगा, उसको लॉन्ग समय तक वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और उसको मूवमेंट के लिए भी चाहिए फ्लूइड। तो इसीलिए ये हमारा मेन तो हमारा टेस्टिस है, नेसेसरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन, और प्रोस्टेट जो है एसेसरी ग्लैंड है, क्योंकि ये मस्कुलर ग्लैंड होता है, मसल्स रहता है, इसीलिए हम इसको मस्कुलर ग्लैंडुलर टिश्यू, इसमें ग्लैंड्स काफ़ी रहते हैं तभी तो वो सिक्रीशन करेगा, तो ये इसमें ग्लैंड्स भरा हुआ रहता है, ये ग्लैंड्स जो है सिक्रीशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो है सपोज कीजिए कि हमारा जो है ये पेनिस है, पेनिस के नीचे स्क्रोटम रहता है, स्क्रोटम में हमारा टेस्टिस रहता है, टेस्टिस से हमारा जो है स्पर्म यहाँ बनता है। ये स्पर्म जो है वास्ट डिफरेंस एक नली रहता है। जब आप वैसेक्टोमी करते हैं, जब मेल स्टरलाइजेशन करते हैं, क्या करते हैं, यही वास्ट डिफरेंस जो ये नली जो है, जो नली आपको यहाँ तक जाता है, ये पहले जान लीजिए, ये वास्ट डिफरेंस होते हुए वास्ट डिफरेंस गया, यहाँ पर जो है यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स रहता है, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स रहता है, वास्ट डिफरेंस सेमिनल वेसिकल्स में गया, सेमिनल वेसिकल्स ये इजाकुलेटरी डक्ट बनाया, इजाकुलेटरी डक्ट के द्वारा ये भेरू मोन्टेनम है, यहाँ पर जो है हमारा स्पर्म विथ सेमिनल वेसिकल्स का फ्लूइड यहाँ से निकलता है, और ये प्रोस्टेट जो है, प्रोस्टेट से भी हमारा जो है फ्लूइड निकलता है, ये प्रोस्टेटिक ऑरिफिस रहता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में, यहाँ से जो है जब ये ग्लैंड कॉन्टैक्ट करता है तो यहाँ से भी सिक्रीशन निकलता है। तो सेमिनल वेसिकल्स, इजाकुलेटरी डक्ट से एंड प्रोस्टेट का लिक्विड, ये दोनों का फ्लूइड और साथ में स्पर्म मिल करके फिर हमारा इजाकुलेशन, पेशाब वाले रास्ते से जो है हमारा इजाकुलेशन होता है। ठीक है, तो ये प्रोस्टेट हमारा कहाँ होता है, ये प्रोस्टेट जो है हमारा नेक ऑफ द यूरेथ्रा, ये हमारा ब्लडर है, ये हमारा यूरिनरी ब्लडर है, पेशाब की थैली जिसको बोलते हैं, ये यूरिनरी ब्लडर हमारा यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लड पेशाब हमारा यूरेथ्रा के माध्यम से यहाँ से जो है निकलता है। ये पेनाइल यूरेथ्रा है, सब यूरेथ्रा जो है उसका नाम है। तो ये चूँकि प्रोस्टेट यहाँ पर रहता है, ये आपको नेक ऑफ द ब्लडर, ये ब्लडर का गर्दन है। सपोज कीजिए हमारा ये हेड है, तो यहाँ ये हमारा नेक है, ये हमारा बॉडी का पार्ट है, तो ये हमारा जो है ये जो यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा और ये ब्लडर, उसके ऊपरी सरफेस पे ये प्रोस्टेट हमारा रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ये माध्यम से जो पेशाब यहाँ से होते हुए यहाँ जाता है। ये अगर हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये अगर हमारा बढ़ जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, तो इसको कंप्रेस कर देगा, तो पेशाब जो हमारा यहाँ पे बना तो ये यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि अगर हमारा गर्दन के पास अगर ग्लैंड है और ये ग्लैंड हमारा इनलार्ज हो गया तो क्या होगा, इसको कंप्रेस कर देगा, कंप्रेस कर देगा, तो हम जो फूड की जो नली है उसको फेगस को कंप्रेस कर देगा, तो फूड हमारा नीचे तक नहीं आ पाएगा। तो वही चीज़ होता है, ये जब ग्लैंड हमारा बढ़ जाता है तो पेशाब की नली को ये प्रेस कर देता है, प्रेस करने से हमारा जो है पेशाब ब्लडर में ही रह जाता है और पेशाब करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसीलिए फिर हमारा ऐसी दवा देनी पड़ती है जो कि इसको रिलैक्स करे, इसके नली को थोड़ा रिलैक्स करे, जो कंप्रेस कर दिया है, या ज़्यादा अगर हो जाता है तो हम इसको जो है सर्जरी करके इस एरिया को जो है यहाँ से सर्जरी करके इसका पैसेज को बड़ा कर देते हैं। अगर मैं यहाँ से काट दूंगा तो ये पैसेज बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए दवा वही करता है, रिलैक्स करता है और इसको सर्जरी हमारे पैसेज को बड़ा करता है, जिससे पेशाब हमारा इजी वे में जो है पास हो। बात को समझ गए? ये हमारा ब्लडर है, ब्लडर में हमारा
किडनी ऊपर में है, किडनी से हमारा छन करके पेशाब बना, ये पेशाब हमारा यूरेटर के माध्यम से हमारा ब्लैडर में जाता है। ये ऑरिफिस है जहाँ से पेशाब हमारा बूंद बूंद करके जो है ब्लैडर में भर जाता है। अब ब्लैडर में भरने के बाद ये पेशाब हमारा यूरेथ्रा से होते हुए हमारा पेशाब बाहर निकलता है। इसी यूरेथ्रा से हमारा इजाकुलेशन जो होता है तो हमारा सेमिनल फ्लूइड एंड स्पर्म भी हमारा यहीं से निकलता है। इजाकुलेशन जब होता है, जब आप देखते होंगे चिकनाई वाला पदार्थ जो हमारा निकलता है तो उसमें क्या होता है, उसमें स्पर्म होता है। स्पर्म हमारा टेस्टिस से बना और यहाँ से होते हुए यहाँ आया, और फ्लूइड जिसमें आप चिकनाई युक्त पदार्थ जो देखते हैं ये हमारा सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट के फ्लूइड, वो दोनों फ्लूइड मिला के वो जो चिकनाई युक्त पदार्थ देखते हैं वो यहाँ से निकलता है। ये सब यहाँ कलेक्ट होता है और प्रेस होता है, प्रेस होने के बाद जो है यहाँ से हमारा निकलता है। इसीलिए ये केवल हमारा फ्लूइड प्रदान करता है, इसीलिए हम इसे एक्सेसरी ग्लैंड करते हैं। लेकिन चूंकि ये ग्लैंड है, इसमें अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो वही बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, जब हाइपरट्रॉफी हो गया, कभी कभी प्रोस्टेटिक कैंसर भी हो जाता है। इसका जब कैंसर हो गया तो प्रोस्टेटिक कैंसर हो जाता है, इसका जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो प्रोस्टाइटिस हो जाता है। तो ये सब चीज़ प्रॉब्लम प्रोस्टेट करता है। तो इसलिए ये चीज़ तो आप जान के कि ये ब्लैडर है उसके नेक में हमारा रहता है ये, और नेक में चूंकि हमारे नेक में रहता है तो इसलिए ये जो है अगर ये बड़ा हो गया, कंप्रेस कर दिया तो पेशाब होने में काफ़ी परेशानी हो जाती है। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि इसका शेप एंड साइज क्या होता है, वेट क्या होता है। क्योंकि अक्सर आप सुनते हैं अल्ट्रासाउंड में कि साइज बढ़ गया, तो कितना इसका नॉर्मल साइज होता है, वेट क्या होता है। तो जनरली इट रिजेंबल्स एन इन्वर्टेड कोन एंड अबाउट 4 सेंटीमीटर ट्रांसवर्स, 3 सेंटीमीटर वर्टिकल एंड 2 सेंटीमीटर एंटेरोपोस्टीरियर सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, कहने का मतलब हमारा कोन कैसा होता है, हमारा कोन इस तरह से होता है। इसको अगर उल्टा देंगे तो प्रोस्टेट हमारा इस तरह से हुआ, ये तो हमारा यूरेथ्रा पास होता है, इसीलिए ये गैप दिए हैं। तो ये 4 सेंटीमीटर जो है चौड़ा, 3 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर उसकी मोटाई होती है, इसीलिए 4 × 3 × 2। मतलब हमारे बॉडी में दो ही ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका चौड़ाई लंबाई से ज़्यादा है। पहला है प्रोस्टेट, दूसरा है सीकम। मैं बता दिया, कोई मेडिकल स्टूडेंट अगर देख रहे होंगे तो उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। अब प्रोस्टेट ग्लैंड में 3 एलिमेंट्स होता है, एक फाइब्रस, मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर। ये जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है इसी में जो है बिनाइन हाइपरप्लेसिया होता है। यही ग्लैंड जो है ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, अब प्रोस्टेट डिवाइड्स इनटू 5 लोब। ये लोब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमारा ये प्रोस्टेट में 5 लोब होता है। एंटेरियर, पोस्टेरियर, लैटरल में 2 होता है एंड एक मीडियल लोब होता है। ठीक है, इस लोब को भी हम आपको डिस्कस करेंगे। एंटेरियर लोब लाइज इन फ्रंट ऑफ यूरेथ्रा एंड इज डिवाइड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। अब देखिए ये स्ट्रक्चर में देखिए, ये हमारा प्रोस्टेट है, यहाँ से यूरेथ्रा पास किया, यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो जनरली एंटेरियर लोब क्या होता है, ये यूरेथ्रा के आगे होता है। मतलब मेरा जो यूरेथ्रा पास उसके जो आगे हुआ एंटेरियर लोब हुआ, तो समझिए ये एंटेरियर लोब ये है, ये जो स्ट्रक्चर है एंटेरियर लोब यहाँ पर हो, लेकिन इसमें ग्लैंड नहीं होता है। जनरली जो है ये जो एंटेरियर लोब है वो ग्लैंडुलर टिश्यू उतना नहीं होता है, इसीलिए इसमें जो है ज़्यादा हाइपरप्लेसिया इस ग्लैंड में नहीं होता है, इससे प्रॉब्लम ज़्यादा आपको नहीं होता है। मीडियन लोब एबव इजाकुलेटरी डक्ट,
ये इजाकुलेटरी डक्ट है। इजाकुलेटरी डक्ट तो हम आपको बता दिए कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ही जो है भास्ट डिफरेंस हो सेमिनल वेसिकल्स सेमिनल वेसिकल्स, बाद में इजाकुलेटरी डक्ट, वहाँ से स्पर्म पास करता है और सेमिनल वेसिकल्स का फ्लूइड पास होता है। तो मीडियन लोब जनरली जो है बिटवीन टू इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट जो आपको पास कर रहा है, आप स्ट्रक्चर है, आगे का इंटीरियर पार्ट हो गया, यहाँ से इजाकुलेटरी डक्ट है, इजाकुलेटरी डक्ट के एबव बिटवीन टू इजाकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा, उसके बीच में जो स्ट्रक्चर है वो मीडियन लोब है। इनलार्जमेंट ऑफ दिस लोब in BPH is responsible for the obstruction of urethra and it enlarges upwards into the urethra। अब देखिए ये आपका मीडियन लोब है, ये यूरेथ्रा है, ये इजाकुलेटरी डक्ट है, तो इसके ऊपर में जो है वो मीडियन लोब है। तो ये मीडियन लोब जो है इनलार्ज करेगा, तो देखिए कितना परेशानी करेगा। ये अगर मीडियन लोब है, इसको और डायग्राम के, ये हमारा ब्लैडर है, ये हमारा इनलार्ज हो गया। अगर ये इनलार्ज हो गया तो यहाँ पर जो आपका जो है पेशाब जो है जमा हो गया। ये पेशाब कैसे बाहर आपको आएगा, ये कैसे आएगा बाहर? जब तक ये रिलैक्स नहीं होगा या इसकी हम सर्जरी नहीं कर देंगे तब तक ये पेशाब हमारा निकलेगा नहीं। तो इसीलिए रिटेंशन ऑफ यूरिन कॉमनली मीडियन लोब के कारण होता है। मीडियन लोब जब आपका इनलार्ज हो जाएगा ज़्यादा तो आपको रिटेंशन ऑफ यूरिन ज़्यादा होगा, मतलब पेशाब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा। ये आपका ऊपर हो गया, यहाँ पे पेशाब आपका जमा हो गया, तो मीडियन लोब आपका यहाँ हुआ। ठीक है, तो BHP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ये मीडियन लोब इन BHP रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरेथ्रा, इट इनलार्जेज अपवर्ड्स इनटू द यूरेथ्रा, ऊपर की तरफ। अब पोस्टीरियर लोब क्या आता है? सिचुएटेड बिहाइंड द यूरेथ्रा एंड बिलो द इजाकुलेटरी डक्ट एंड आल्सो कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू। अब ये जो ग्लैंड है यूरेथ्रा के पीछे और इजाकुलेटरी डक्ट के इधर, तो ये आपका पोस्टीरियर लोब है। पोस्टीरियर लोब में भी ग्लैंड होता है, ये भी इनलार्ज करेगा तो ये कंप्रेस करेगा। ठीक है, अब होता है लैटरल लोब। लैटरल लोब लैटरली रहेगा, राइट, लेफ्ट लैटरल लोब लाई अदर साइड ऑफ द यूरेथ्रा एंड सेपरेटेड फ्रॉम one another by a shallow vertical groove sulcus on the posterior surface of the prostate। तो पोस्टेरियर सरफेस में एक सल्कस होता है, उससे आपको सेपरेट होता है, लैटरल साइड में रहेगा, साइड ऑफ प्रोस्टेट। तो लैटरल लोब कंटेन्स मैनी ग्लैंड्स एंड ऑफन द साइट ऑफ BPH। ठीक है, ये लैटरल लोब मोस्ट कॉमनली जो है BPH जो है आपका लैटरल लोब में बहुत सारा ग्लैंड होता है। तो लैटरल लोब क्या करेगा? लैटरली हम कंप्रेस कर देंगे, ये गर्दन लैटरली हम कंप्रेस कर देंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो ये जो कंप्रेशन होगा तो ये पेशाब को रोक देगा। रिटेंशन ज़्यादा हमारा मीडियल लोब के कारण होगा। मीडियल लोब ज़्यादा इनलार्ज होगा तो हमारा पेशाब ज़्यादा रिटेंशन वहाँ होगा, क्योंकि वो पेशाब जो पोस्टीरियर साइड ऑफ द ब्लैडर में ज़्यादा पेशाब जमा होगा वो हमको निकलने नहीं देगा। पोस्टीरियर साइड में हमारा ज़्यादा पेशाब जमा ये निकलने, लेकिन अगर हम लैटरली इसको कंप्रेस कर देंगे इधर से तो ये रोकेगा। तो लैटरल प्रॉब्लम करता है, मीडियल प्रॉब्लम करता है, पोस्टीरियर कम प्रॉब्लम करता है और एंटीरियर नहीं करता है, क्योंकि एंटीरियर में आपका BPH ग्लैंड उतना ज़्यादा नहीं होता है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए उसमें बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया नहीं होता है। मोस्ट कॉमन जो है लैटरल साइड होता है, देन मीडियल, देन पोस्टीरियर। ठीक है, मीडियल लोब प्रोड्यूसेस एन एलिवेशन इन द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रायगोन ऑफ ब्लैडर। एडेनोमा इज मोर कॉमन हियर ड्यू टू मोर अमाउंट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। तो यहाँ पर मीडियल लोब जो है अक्सर जो है ये इनलार्ज होता है, तो ये जो है आपको ऑब्स्ट्रक्शन करता है, तो इसीलिए एडिनोमा यहाँ भी बहुत कॉमन है, लेकिन मोस्ट कॉमन लैटरल पार्ट है, उसके बाद मीडियल, उसके बाद पोस्टीरियर। ठीक है, BPH ऑकर्स इन ए ग्लैंडुलर जोन, लैटरल, मीडियल, पोस्टीरियर। कार्सिनोमा ऑकर्स इन आउटर नॉन एडिनोमेटस जोन। जनरली हम आपको अब इसको समझाते हैं कि जनरली हमारा जो प्रोस्टेट है वो 3 पार्ट का बना होता है। ग्लैंडुलर, जिस पहला है फाइब्रस, मस्कुलर
देन ग्लैंडुलर। पहला है फाइब्रस स्ट्रक्चर है, दूसरा है मस्कुलर स्ट्रक्चर है, तीसरा है ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं प्रोस्टेट का, तो प्रोस्टेट में 3 जोन होता है। ठीक है, क्योंकि कार्सिनोमा हमारा ज़्यादातर आउटर पेरिफेरी एरिया में होता है। तो हमारे साइंटिस्ट है मैकनील, जो 1968 में जो है कॉन्सेप्ट ऑफ जोनल एनाटॉमी के बारे में दिए थे। तो वो प्रोस्टेट को 3 डिस्टिंक्ट जोन में बांटे, पेरिफेरल जोन, सेंट्रल जोन एंड ट्रांजिशन जोन। पेरिफेरल जोन अबाउट 70% जो हमारा पेरिफेरल जोन होता है, सेंट्रल जोन 25%, ट्रांजिशन जोन 5% है। बीपीएच अराइजिंग जनरली फ्रॉम द ट्रांजिशन जोन एंड कार्सिनोमा अराइजिंग जनरली फ्रॉम द पेरिफेरल जोन। मतलब इसको समझते हैं, ये जो प्रोस्टेट है तो ये पेरिफेरी स्ट्रक्चर है, उसके बाद हमारा आता है सेंट्रल जोन, उसके बाद आता है ट्रांजिशन जोन, ये ट्रांजिशन जोन। ठीक है, पेरिफेरल 70% कंट्रीब्यूट करता है, सेंट्रल 25%, ट्रांजिशन 5%। प्रोस्टेट बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया ट्रांजिशन जोन में होता है, इस एरिया में। और जो मोस्ट ऑफ द पार्ट यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा ग्लैंड हमारा यहाँ पे होता है, तो ग्लैंडुलर एरिया के पास ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर ज़्यादा यहाँ होता है। तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपर, क्योंकि ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाता है ना, तो ज़्यादा एक्टिव करने से, ज़्यादा काम करने से वो स्वेलिंग हो जाता है, हाइपरप्लेसिया होता है, क्योंकि जिस ऑर्गन को ज़्यादा आप एक्टिवेट करेंगे तो वो ज़्यादा एक्टिव। अगर मान लीजिए मसल्स है, मसल्स को हम ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे तो ये हाइपरप्लेसिया होगा, हाइपरट्रॉफी होगा। तो हाइपरट्रॉफी, अगर हम इसको छोड़ देंगे तो हाइपरट्रॉफी। तो जो सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो उनका ग्लैंड भी ज़्यादा एक्टिव रहता है, उसको और फ्लूइड निकालता है, तो उसमें हाइपरट्रॉफी होने का चांस ज़्यादा होता है। बात को समझ रहे हैं? जो सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनको ग्लैंड को जो है ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो ज़्यादा फ्लूइड निकालना पड़ता है, तो उनको जो है ज़्यादा हाइपरट्रॉफी होने के चांस है। हाइपरट्रॉफी जनरली, और ये जो है पीछे वाला फाइब्रस लेयर एंड मस्कुलर लेयर पीछे होता है। तो फाइब्रोमस्कुलर लेयर में जनरली जो है कार्सिनोमा होता है, और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में जनरली जो है हाइपरप्लेसिया होता है, बिनाइन हाइपरट्रॉफी। जनरली हाइपरट्रॉफी यहाँ होता है, हाइपरट्रॉफी। अब पीछे वाले एरिया में आपको कार्सिनोमा होता है। और इसको जो है थोड़ा सा जान लेते हैं। इसीलिए क्या है कि जब हम सर्जरी करते हैं तो ये एरिया के पास हमारा हाइपरट्रॉफी हुआ है, तो इस एरिया को जो है हम कट करके निकाल देते हैं। तो ट्रांजिशन जोन में जनरली जो है हाइपरप्लेसिया होता है, पेरिफेरल जोन कैंसर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कैप्सूल का, क्योंकि ये थोड़ा सा जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट भी देखते हैं, उनको भी नॉलेज चाहिए। कैप्सूल जो है हमारा, हर ग्लैंड, जो भी ग्लैंड होता है, बॉडी में कोई भी स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर एक कवर होता है, उसको कैप्सूल बोलते हैं। तो इसमें भी 2 तरह का कैप्सूल होता है, एक ट्रू कैप्सूल, एक फॉल्स कैप्सूल। ट्रू कैप्सूल क्या होता है? फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ पेरिफेरल पार्ट ऑफ द ग्लैंड, contain no venous plexus, continue with the stroma of the gland। मतलब आप अगर बात करें हमारा इस स्ट्रक्चर में, देखिए यहाँ पे कैप्सूल के बारे में, ये हमारा प्रोस्टेट, ये हमारा ब्लडर है, ये हमारा यूरेथ्रा है, ये हमारा प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट का जो ये कवरिंग है, ठीक है, ये पहला वाला जो लेयर है ये फॉल्स कैप्सूल है, अंदर वाला लेयर ट्रू कैप्सूल है, जिसको एनाटॉमिकल भी बोलते हैं, सर्जिकल भी बोलते हैं। ये जो कैप्सूल हमारा ट्रू कैप्सूल बनता है, ये कंडेंसेशन, ये मान लीजिए मसल्स अगर हमारा ज़्यादा कंडेंस्ड हो गया तो वो एक स्ट्रक्चर, सॉलिड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम उसको एक कवर उसको बोलते हैं, पार्ट कैप्सूल बोलते हैं। तो ये जो कंडेंसेशन है,
तो उसके कारण से जो बना उसको ट्रू कैप्सूल बोलेंगे, एनाटॉमिकल भी बोलेंगे, सर्जिकल भी बोलेंगे। और ये ऊपर का जो है जो लेयर होता है सबसे, जिससे प्रोस्टेट कवर होता है, उसको फॉल्स कैप्सूल बोलते हैं। जनरली ये फॉर्म बाय द विसरल लेयर ऑफ पेल्विक फासा, जो हमारा फासा होता है उससे ये हमारा बनता है। और ये जो दोनों के बीच में ये फॉल्स कैप्सूल और ट्रू कैप्सूल, जिसको उसके बीच में हमारा वेसल्स पास होता है, जिसको प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस भी बोलते हैं, बैट्सन वेनस प्लेक्सस भी बोलते हैं। क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर सर्जरी के दौरान अगर कोई ब्रीच होता है तो काफ़ी ब्लीडिंग होता है, और ये दोनों कैप्सूल के बीच में होता है। दिस प्लेक्सस हैज़ फ्री कम्युनिकेशन विद द वर्टिब्रल प्लेक्सस। वर्टिब्रा के पास हमारा वेनस प्लेक्सस है, यहाँ वेनस प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस है। ये दोनों के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। इसीलिए जब कोई कार्सिनोमा होता है तो सबसे पहले मेटास्टेसिस जो है लंबर वर्टिब्रा में होता है। इसीलिए किसी को कार्सिनोमा होगा तो उसको प्रॉब्लम बोन पेन जो है, वर्टिब्रा में जो पेन है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जब किसी को प्रोस्टेटिक कैंसर होता है तो उसको जो है पेन हमारा वर्टिब्रा में, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्शन है। कैंसर होगा तो सबसे पहले जो है वर्टिब्रा में उसका जो है बोनी पेन होगा, काफ़ी दर्द होगा। तो इस तरह का सिम्टम्स आएगा। जब मैं डिटेल में प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा बताऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा। तो इसीलिए जो है इस जो है एनाटॉमिकल, इसको ट्रू कैप्सूल को एनाटॉमिकल सर्जिकल कैप्सूल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जनरली डेवलप्स इन केस ऑफ बीपीएच एंड फाउंड बाय द नॉन एडिनोमेटस टिश्यू ऑफ द प्रोस्टेट विच इज पुश टू द पेरीफेरी ऑफ द ग्लैंड बाय द एडिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर मान लिया प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ बना तो ये उसको पुश कर देगा, इसीलिए इसको सर्जिकल कैप्सूल भी बोलते हैं। सिस्टम का ये एसेसरी और ग्लैंड है, ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, कहाँ सिचुएटेड होता है, ये कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि नेक के पास है, ये हमारा कंप्रेस कर देता है। हाँ, इसका वेट जो है, साइज तो मैं बता दिया, इसका वेट अबाउट 15 ग्राम, ये 15 ग्राम के अलावा है। इसीलिए आप कभी कभी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में अक्सर आपको जो है वेट लिखा रहता है कि इसका वेट इतना है, तो आप जान लीजिए आपके नॉर्मल प्रोस्टेट का वेट करीब 15 ग्राम के आसपास होता है। अब आप अपना जब अल्ट्रासाउंड देखेंगे कि आप, तब आपको पता चलेगा कि आपका प्रोस्टेट का वेट कितना है। तो उससे जो है जब वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कंप्रेस करेगा, प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से वेट हो गया, साइज हो गया। लोब के बारे में मैं बता दिया कि कौन सा लोब जो है कितना प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कौन सा जोन में कैंसर होता है, किस में बीपीएच होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं बीपीएच के बारे में, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया के बारे में डिस्कस करूंगा। क्योंकि इसके बारे में डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं जब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया के बारे में डिस्कस करूंगा तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि प्रोस्टेट कहाँ होता है, प्रोस्टेट का क्या वेट होता है, क्या साइज है, क्या फंक्शन है। इसीलिए मुझे इसमें जो है प्रोस्टेट के बारे में मैं आज थोड़ा डिटेल में आपको बता दिया, ताकि आपको ट्रीटमेंट समझने में भी इजी होगा। तो इसीलिए इसके बारे में जानना जरूरी था। नेक्स्ट टॉपिक में मैं प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो मैं सोचता हूँ, आई थिंक मैंने आपको डिटेल में सारी जानकारी दे दी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सके। नॉलेज ही बचाव और ट्रीटमेंट है। जब तक आप किसी का नॉलेज नहीं रखेंगे किसी चीज़ के बारे में, बीमारी के बारे में, तब तक आप उससे बचाव नहीं कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए, कांटेक्ट कीजिए या अपने फैमिली डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। अगर अभी तक फैमिली डॉक्टर नहीं बना है, बनाइए, क्योंकि लाइफ है, प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम तो आते ही रहेगा, बीमारी आती रहेगी। लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो अपने से ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, उससे आप परेशानी में भी आ सकते हैं। अगर आप इसी तरह से हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
मेरी सारी वीडियो आप यूट्यूब में डिटेल में आप देख सकते हैं। डॉक्टर शिवालकर सर्च कीजिए और उसका फ़ायदा उठाइए। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।